गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर अ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। अच्छा, हमने कुछ नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या क्लियर किया था? अर्थ। ओके, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? इट मीन्स हमारा टॉपिक अर्थ चल रहा है, तो हमारा अभी ये अर्थ एंड द सोलर सिस्टम अभी चल रहा है। ओके, तो आज के जो हमारे टॉपिक में हमने कल क्या पढ़ा था अर्थ के बारे में, और अदर सेलेस्टियल बॉडी में हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर सिर्फ हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात करी थी। तो आप फटाफट आंसर दीजिए कि भाई ड्वार्फ प्लैनेट को कब बताया गया था कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है? ईयर बताइए। यस, 2006 में ये क्लियर हो गया था। ओके, कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों, उसको आपको होमवर्क भी करना है और लर्न भी करना है। तो चलिए आज हम एस्ट्रॉइड्स की तरफ चलते हैं। चलें वापस यूनिवर्स में। तो अगर हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो हमने जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो आप सारे ना प्लैनेट्स के नाम एक बार लर्न कर लिया करो। ओके, तो हम यहाँ पे मरकरी बनाए। ओके, मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट। एंड एस्ट्रॉइड्स and numbers of the tiny celestial bodies revolve around the sun in orbit of the Mars and Jupiter। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी जितने भी खगोल यानी आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वो सारे रिवॉल्व करते हैं सूरज के आसपास, यानी कि वो भी पार्ट ऑफ फैमिली है। ओके, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गई, मीटरॉइड्स हो गई, कमेट्स हो गई। ओके, तो ये सारे ही सोलर फैमिली, सारे ही मिलकर के सोलर फैमिली बनाते हैं। ओके, इसी तरह से ही हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट के बारे में भी। मैंने आपको इससे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ऑर्बिट के बारे में क्या बताया था? मैंने कहा कि सन की एक अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स को पकड़ के रखता है, पुल करके रखता है भाई, कि भाई कोई भी इधर उधर भाग करके आपस में एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इनका आपस में टक्कर ना हो जाए। तो इसीलिए एक इनकी फिक्स पाथ है, एक फिक्स रास्ता है। आप स्कूल से घर आ रहे हो और घर से वापस स्कूल आ रहे हो, तो एक आपका फिक्स रास्ता, ऐसा तो नहीं ना कि ये आपका घर है और आप स्कूल हो तो आप यहाँ से आ रहे हो तो आप तो यहाँ से भी आ गए, आप यहाँ से भी आ गए। नहीं, आपको आपकी मम्मा ने एक रास्ता बता रखा है, बेटा बाबा जी मिल जाएंगे, पकड़ लेंगे, तो आपको इसी रास्ते से आना है। तो आपको आपकी मम्मा ने आपको बोल रखा है। तो बच्चे जब छोटे रहते तो आइडल बच्चे रहते हैं ना, वो थोड़े बड़े हो जाते, थोड़े नोटी जाते। लेकिन यहाँ पे कोई भी बड़े नहीं है, इसलिए कोई भी नोटी नहीं है, सब सूरज की बात मानते हैं और सब सूरज के ही आजू बाजू चक्कर काटते हैं, कोई भी रास्ता नहीं बदलता है। तो जो एक इनका फिक्स पाथ होता है ना, उसी को ही ऑर्बिट कहा गया है। तो क्लियर हो गया ना ऑर्बिट किसको कहते हैं? तो अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि ऐसे कई सारे जो टिनी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, वो सारे सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, और एक फिक्स पाथ होता है, इसलिए उनको ऑर्बिट कहा जाता है। इसी तरह से हम मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर है, इसी तरह से दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स एंड minor planets. They are pieces of bigger planets which explode soon after their birth. ओके, ऐसे ही कई सारे एस्ट्रॉइड से, यानी कि जो कि बीच में रिवॉल्व करते हैं। ओके, बीच में रिवॉल्व करते हैं, सब सूरज के चक्कर काटते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? पत्थर के टुकड़ों में, मैंने आपको लास्ट में बताया था पत्थर के टुकड़ों का मतलब ये पत्थर के टुकड़े नहीं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यानी कि अबाउट 100 किलोमीटर। देख लीजिए कितना बड़ा, अर्थ छोटा है, ठीक है? तो 100 किलोमीटर, ना कि एक छोटा सा पेबल के बराबर। ओके, तो जो ये होते हैं, ये हालांकि स्पेस के हिसाब से तो ये छोटे हैं, लेकिन स्पेस के हिसाब से तो ये छोटे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे लेकिन बहुत ही बिगर होते हैं। छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही बड़े होते हैं। अबाउट 200 किलोमीटर, अबाउट 102 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या फिर 80-90 किलोमीटर के आसपास भी। ये तो हो गए ना स्मॉल बट बिगर, छोटा तो बहुत बड़े,
ना बहुत छोटे। तो मेरे हिसाब से तो 100 किलोमीटर तक का बहुत बड़ा पत्थर हो जाता है, यानी कि आप 1 किलोमीटर आप यहाँ से कहीं और चल लीजिए और तो आप देख लीजिए 100 किलोमीटर कितना आता है। तो इस तरह के जो बिगर जो पत्थर होते हैं उनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, जो कि ये भी सन के आसपास चक्कर काटते हैं। तो क्यों काटते हैं भाई, सन के आसपास चक्कर क्यों काटते हैं? क्योंकि सन की एक अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो एक ही पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम मीटराइट्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से हमने भी कहा कि जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो 100 किलोमीटर तक का स्टोन होता है, या उससे बड़ा भी होता है या उससे थोड़ा बहुत छोटा भी, ओके, बट अबाउट द 100 किलोमीटर, ओके। तो इसी तरह से अगर मीटरेट्स के बारे में बात करें तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, इसी तरह से ही जो मीटरेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही कुछ स्टोन के पीसेस होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, कोल्ड मीटरेट्स, ओके। They come near the earth, they are heated by the fractions with their air and some of them fall with the flash of light commonly called a shooting star। इनको भी शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो जो ये भी ये मीटरोइड्स होते हैं और ये बहुत बहुत बड़े नहीं होते, बिल्कुल स्मॉल पीसेस, मतलब जस्ट लाइक 500 मीटर तक का मान लीजिए, या इतने बड़े बड़े पत्थर मान लीजिए, ओके। तो जब ये जैसे ही हमारे अर्थ के पास आता है तो फ्रैक्शन यानी अगर बोलूं तो घर्षण, ओके। अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये हो गया एटमॉस्फेयर, अर्थ का ये हो गया एटमॉस्फेयर। तो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि सारे ही सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये चक्कर काटते काटते क्या होते हैं, ये हमारे अर्थ के पास यानी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी अंदर कभी कभी एटमॉस्फेयर के पास आ जाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये ठीक है। तो मीटरॉइड्स रिवॉल्व करते करते क्या होता है, हमारे बिल्कुल किसके पास आ जाते हैं, हमारे अर्थ के पास बिल्कुल, पर अर्थ के पास में नहीं, मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते तो जैसे वो एटमॉस्फेयर में आते तो ये जो स्टोन है स्पेस में रहते हैं, तो पता है कि आपको अर्थ की ग्रेविटी है, तो जैसे ही अर्थ के पास आते हैं तो ये अर्थ के खिंचाव की वजह से तो नीचे आते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर। तो आप अगर चल रहे हो और सामने से मानो बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है ना, गर्मी में तो आंधी बहुत चलती है। तो आप आंधी में चल रहे हो और चलते चलते बहुत तेज आंधी आ रही है और आप चल रहे हो। तो आपने कभी साइकिलिंग करी है बच्चों? आप साइकिल तो करते होगे, तो साइकिलिंग करते तो आपने देखा है कि जब उधर से हवा आती है और आप जब साइकिल चलाते हो तो वो हवा आपको कितनी तेज धक्का मारती है। हाँ, तो क्या होता है, आप हवा और आप दोनों आपस में बहुत तेज टक्कर हो रही है और आंधी बोल रहा है मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा और आप बोलते हो कि मैं जाऊंगा। तो जो मीटरोइड्स होता है बिल्कुल सेम होता है, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे इतनी तेज घर्षण होती है कि जिसकी वजह से जो हमारा जो शूटिंग स्टार है, घर्षण की वजह से उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई फायर हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने फायर, मतलब क्या बोलूं, जैसे तीर में आग लगा के फेंक देते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, अरे स्टार टूट गया, कहते हैं ना विश मांग लो, फटाफट आंखें बंद करो और विश मांग लो। कभी मांगी है आपने विश? नहीं मांगी है, मांगी होगी पक्का। तो इसी तरह से ही हम क्या कहते हैं कि स्टार टूट गया, विश मांग लो। तो ये अब समझ में आ गई आपको, ये विश मांगने वाले स्टार नहीं होते हैं, ये मेट्रॉइड्स होते हैं, ये आसमान में रिवॉल्व करते हैं, ये भी सूरज के चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन होता है। बहुत बड़े फ्रैक्शन होने की वजह से बहुत बड़ा फ्रैक्शन होने की वजह से इसमें पीछे आग लग जाती है और ऐसा लगता है कि कोई एक तारा आसमान से टूट करके हमारे लैंड पे आ रहा है। लेकिन वो हमारे जैसी एटमॉस्फेयर में आता है तो इतना जो हमारे जो फ्रैक्शन होता है वो इतना स्पीड होता है जिसकी वजह से वो हमारे लैंड पे आते आते क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स के रूप में बदल कर वो गिर जाता है। अगर अगर हमने मीटरेट्स के बारे में बात करती है, अगर एस्ट्रॉइड्स के बारे में आपको पता है, अगर एस्ट्रॉइड्स अगर ऊपर से अगर नीचे गिर जाए तो मैंने तो क्या कहा आपको,
100 किलोमीटर तक का 100 किलोमीटर तक का वो पत्थर होता है। आप गैस कीजिए कि अगर वो 100 किलोमीटर का पत्थर अगर हमारे लैंड पे गिर जाता तो क्या होगा, कितना बड़ा खड्डा हो जाएगा, कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। ओके, जब थोड़ा सा भूकंप आता है तो इतनी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, मकान सब खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते, गिर जाते, डिब्रिश में बदल जाते हैं। तो उसी तरह से ये जैसे ही नीचे आता है ये स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, डस्ट के रूप में, ऐश के रूप में गिर के ये बिखर जाता है, जिसको हम बोलते हैं अरे तारा टूट गया तो विश मांग लो। तो आप विश मांगोगे, मांग लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके इस तारे को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार कहते हैं। तो आज हमने अभी फिलहाल इसमें क्या पढ़ा है, हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, ड्वार्फ प्लैनेट। एंड सेकंड हमारा क्या हो गया, हमारा एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स। और इसके बाद हमने मीटियोरॉइड्स। अब हम फोर्थ किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट। ओके, तो हमने ड्वार्फ के बारे में पढ़ लिया, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ लिया, मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। तो समझ में आ गया कि इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। जो जो हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था उसके स्टोन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब हम आज की बात करते हैं अब कमिट्स के बारे में। बच्चों, दीज आर द स्मॉल आईसी सेलेस्टियल बॉडी द ऑर्बिट अराउंड द सन। ये भी एक तरह का मतलब हमारे जो सेलेस्टियल बॉडी का ही एक तरह का पार्ट है, जो कि ये भी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, कमिट्स आर मेड ऑफ द न्यूक्लियस, जो ये होते हैं जो कि स्पेशली ये सॉलिड आइस फ्रोजन यानी आइस यानी फ्रोजन बर्फ बने हुए होते हैं। आइसी गैस और डस्ट से मिलकर के ये बने होते हैं। एंड द गैसेस कम्स वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये किस चीज से बने होते हैं, अच्छा मैंने आपको बताया था जो क्लाउड्स होते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था, यानी इसी हमारे इसी इससे पहले वाला जो लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर में, कि जो क्लाउड्स होते हैं वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उसके बाद वो जैसे ही पानी वेपर बन करके क्लाउड्स में, पानी जैसे ही वेपर होता है तो जो ऊपर जो क्लाउड्स जो तैयार हुआ है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन पे जाते हैं और ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाते हैं, और बदलने के बाद में वो मतलब वो आइस आइस के रूप में बदल जाते हैं ड्रॉपलेट्स, और बाद में वो गर्म हवा ठंडी हवा से मिलकर के बरसात में वो वाटर साइकिल में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ही जो हमने जो कमिट के बारे में पढ़ा था, जो कमिट है वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस से मिलके बनी है। ओके, दे आर विजिबल, दे आर कम नियर द सन एंड in fact the tail of the comet develop when it come near to the sun। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने मीटराइट्स के बारे में पढ़ा था। तो मीटराइट्स को हमने क्या बोल दिया कि एक शूटिंग स्टार हो गया। तो इसी तरह से जो कमिट होता है वो बिल्कुल ठंडा आइसी, जो कि वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह की कुछ गैसेस से मिलकर के बना होता है। क्या बना हुआ होता है, कमेट। ओके, कमेट किस चीज से बना होता है, वाटर वेपर, किस चीज से बना होता है मैं बता देती हूँ। जो कमेट होता है, वाटर वेपर एंड CO2 एंड किससे बना हुआ होता है, और कुछ गैसेस से बना हुआ होता है। ओके, जब जैसे ही दे आर विजिबल दे आर कम नियर द सन, जैसे ही ये सन के पास आते हैं, यानी जैसे ही ये सन के पास आते हैं तो एक इसकी जो आइस की वजह से सन क्या होता है, बहुत हॉट है। ओके, और ये कमिट है, ये बिल्कुल ठंडा है यानी कोल्ड है। तो जैसे ही सन के पास आता है तो क्या होता है कि एक मतलब एक बहुत ज़्यादा जैसे मेल्टिंग फॉर्म में ऐसा लगता है जैसे कि कोई इसकी एक बहुत ज़्यादा टैल सी निकल गई है। तो जैसे ये पास आता है, ये हमारा अर्थ है। ओके, तो ये जैसे ही ये सन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही सन के पास आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि जो इसकी जो गैस और जो वाटर है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में वो
लिक्विड फॉर्म में वो ऐसे हो जाती है, ओके। जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई एक ऐसा स्टार है जिसकी एक लंबी सी पूंछ है, जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। किसकी वजह से होता है ये कॉमेट? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ही कुछ अदर गैसेस से बनी हुई होती है। जैसे ही ये सन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये उसकी जो गैस है, कभी भी आप गैस को आप, जब आपने कभी देखा बलून में अगर गैस भर दो तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है क्योंकि वो बहुत हल्की होती है गैस। तो उसी तरह से जैसे ही ये सन के पास आता है तो ये गैस और ये वाटर वेपर सब मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में उड़ने लग जाती है। तो हमें क्या लगता है कि कोई एक तारा है और उसकी बहुत बड़ी पूंछ है, जो कि एक लगता है जिसको कि कोई बहुत लंबी सी पूंछ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कमेट एक पुच्छल तारे को, कमेट को हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये नीचे गिरता है, गिरता तो नहीं है, मतलब ये हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ के पास से जाता है। जैसे इसमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक में। एक हेली एग्जाम्पल है, कुछ टाइम पहले भी मैंने सुना था इसके बारे में। ये एवरी 74 और 79 ईयर्स में ये हमारे अर्थ के पास से गुजरता है, ओके। तो कमेट यानी क्या हो गया, पुच्छल तारा। ये वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी अदर गैसेस से बना हुए होने की वजह से जैसे ही ये सूरज के कांटेक्ट में आता है तो ये गैसेस और वाटर सारे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दूर से हमें देखने से लगता है कि ये एक मतलब इसकी कोई स्टार है और इस लंबी सी पूंछ है, जिसकी वजह से हमें ये पूंछ जैसी दिखती है, जिसको हम इसको कमेट कहते हैं यानी पुच्छल तारा कहते हैं। अब हम सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। सैटेलाइट्स जो है वो, सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं? सैटेलाइट्स मैनमेड भी होते हैं, मैनमेड भी है यानी हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाए हुए, और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स है। जितने भी प्लैनेट्स है यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स है सबके अलग अलग सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या काम करते हैं आपको पता है? कभी आपने न्यूज़ वगैरह सुनी है? न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैंने कहा था ना कि अभी छुट्टियां चल रही हैं या घर पे हो, ऑनलाइन क्लास के बाद जब टाइम बचे तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो जो सैटेलाइट है, तो नेचुरल सैटेलाइट, आप बचपन में पढ़ते होंगे कि नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बताइए, फटाफट गैस कीजिए। यस, मून, सही है। मून है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। और ऐसे ही मैनमेड सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो हमारे सैटेलाइट्स, जो मैनमेड सैटेलाइट है उसको मून के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है। क्यों किया गया है? जैसे हमारे मौसम के बारे में, आज मौसम में बारिश होने वाली है, या आज मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, या आज आंधी चलने वाली है, या आज क्लाउडी वेदर रहेगा। आपके मोबाइल में, आज तो स्मार्ट मोबाइल है, तो मोबाइल में देखिए आपको एवरी 1 आवर आपको हर 1 घंटे के टेम्परेचर के बारे में, वेदर कैसा रहेगा इसके बारे में जो फोरकास्टिंग होती है वो आपको बताती है। तो कौन हेल्प करता है? ये सैटेलाइट आपको हेल्प करता है वेदर के बारे में। और ऐसा कोई भी, हम यहाँ बैठे हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ सुननी है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ कैसे पता चलती है? तो हेल्प द दी सैटेलाइट्स, ये सारी सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती है। अमेरिका की न्यूज़ हो, इटली की न्यूज़ हो, कहाँ पे कितने कोरोना पेशेंट पाए गए, तो तुरंत हमें ये सारी चीज़ें, तो ये हेल्प करती है हमें सैटेलाइट्स। तो इसी तरह से सैटेलाइट्स के बारे में करें तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट द द सैटेलाइट्स ऑल्सो मूव अराउंड द प्लैनेट्स, ओके। हमने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट्स है सारे रिवॉल्व करते हैं सन के। इसी तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के चारों तरफ। इतने सारे नहीं, बहुत सारे हैं आजकल तो, एक एक दो दो तीन तीन प्लैनेट्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। कौन से करते हैं? सैटेलाइट्स, हमारे अर्थ के पास भी है सैटेलाइट, ठीक है। तो ये सारे रिवॉल्व करते हैं। अब एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स। कौन करता है? सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और प्लैनेट्स को आसपास कौन रिवॉल्व करता है? सैटेलाइट्स, ओके। वो सिर्फ अपनी ही, उनको जिस प्लैनेट पे, या तो जो नेचुरल सैटेलाइट है उनके उनके पास भी आपने देखा है? नहीं, हम तो कभी जुपिटर पे तो गए नहीं, यूरेनस पे तो गए नहीं, नेपच्यून पे तो गए नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जितनी भी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की बात नहीं, वीनस की बात नहीं, अर्थ के ऊपर एक ही सैटेलाइट है
नेचुरल सैटेलाइट है। तो ऐसे कई सारे, यानी कि आप अगर यूरेनस पे जाएंगे तो वहां पे आपको 27 सैटेलाइट्स मिलेंगे, यानी कि वहां पे 27 मून है। ओके, ये मानो यूरेनस 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 27 मून दिखेंगे आपको। जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर कितना मून है, कितने मून है, ओनली 1। ये तो हम नेचुरल की बात कर लिए, ठीक है। कौन सा है नेचुरल सैटेलाइट? मून। मून ही है ना भाई, छोटी क्लास से पढ़ के आते हैं, पोएम भी है बहुत अच्छी सैटेलाइट के ऊपर, मून के ऊपर। तो नाउ सैटेलाइट्स जो है, हमें मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट से हमारे हर मतलब अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, साथ में वेदर कंडीशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल एंड मैन मेड, एंड ऑल प्लैनेट्स हैव देयर ऑन सैटेलाइट्स। जितने भी मैंने अभी आपको बताया, सबके अपने अपने खुद के सैटेलाइट्स है। इसी तरह से जो मरकरी एंड वीनस हैव अ नो सैटेलाइट, यानी मरकरी और वीनस है, मरकरी वीनस यहाँ पे कोई सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, यहाँ पे खाली है यहाँ पे। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे वन सैटेलाइट है, वन सैटेलाइट है। ओके, तो इसी तरह से ही अगर हम और भी तो देखिए, द एंड द जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो जुपिटर पे कितने सैटेलाइट्स है? 63 सैटेलाइट्स है। सैटर्न पे 47, यूरेनस पे 27, नेपच्यून पे 13। अच्छा, नेपच्यून पे 13। बच्चों मैंने आपको इस टेबल में तो शायद बताया, तो आप है ना, जो आपके जो नेपच्यून है, अभी नया अपडेट हुआ है कि नेपच्यून पे 13 नहीं 14 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है? 14 सैटेलाइट है। एंड मार्स हैज 2। मार्स पे कितने सैटेलाइट है? 2 सैटेलाइट, यानी नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो मार्स पे कितने हैं? 2। एंड आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट है? ओनली 1, यानी मून की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप ये देखो, जहाँ पे 62 सैटेलाइट है, तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे जाते तो हमें कितने दिखते हैं? एक लैंड पे गए और वहाँ पे 67 या 23 जितने भी सैटेलाइट्स हमें दिखते हैं, यानी कि इतने सारे मून, यानी कि जिधर सिर घुमा उधर ही मून दिखेगा हमें। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, सब तरफ हमें मून दिखेंगे। तो इनके अपने खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स है। ओके, beside these, there are the also man-made satellite designed by the scientists to gather information about the universe and the as to communications. These are satellites. Okay, लेकिन मैंने आपको just अभी बताया था, and provide us the lots of information about the weather condition, यानी weather forecasting. They are help to photographing the large area of the earth as well as the other planets. बच्चों अभी हम लैंड पे हैं, ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं? लैंड पे। तो आप जानते हो कि अगर हम अर्थ पे, तो हमें क्या पता कि मून पे क्या हो रहा है? पता है हमें कुछ मून पे क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स, यानी मैन मेड, यानी साइंटिस्ट से बनाए गए ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स है जो स्पेस में छोड़े गए हैं। कहाँ छोड़े गए हैं? स्पेस में। मानिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के हमने बहुत सारी लेयर्स के बारे में पढ़ी थी, ठीक है। तो अर्थ की जब हमने लेयर्स के बारे में पढ़ी थी, तो इसी तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट इंस्टॉल किया जाता है। सैटेलाइट देखिए आपने ऐसे, ठीक है, ये तो हमारी एटमॉस्फेयर हो गई एक, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर हो गई जहाँ पे हमारी एरोप्लेन उड़ती है, ठीक है, एरोप्लेन। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ती है और इसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट इंस्टॉल किया जाता है। जब ये सैटेलाइट होती है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी ग्रेविटी है अभी, ओके, ग्रेविटी यहाँ से गई नहीं है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक तरह का रॉकेट बनाते हैं। कैसा होता है रॉकेट? देखा आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, फायर होता है बहुत तेज, है ना। तो जैसे ही इसको, मिशन मंगल देखी है आपने मूवी? नहीं देखी है, ठीक है, इस तरह का रॉकेट होता है। पहले वाला रॉकेट ज़्यादा अच्छा बना था।
इस तरह का रॉकेट होता है, ये 3 पार्ट में होता है। जब ये यहाँ से जब ये फायर होता है तो इसका एक पार्ट यहीं रह जाता है। सेकंड पार्ट जैसे ही स्पेस की एक कुछ किलोमीटर पे जब जाता है तो ये इसका एक पार्ट अलग हो जाता है, इसी तरह का है। और इसके बाद जैसे ही ये मतलब जहाँ पे यानी कि स्ट्राटोस्फेयर के जैसे ही स्ट्राटोस्फेयर पे पास जाता है तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी साइंटिस्ट उसको इंस्टॉल करते हैं। यानी कि उसका जितना भी जो मतलब जैसे सिग्नल वगैरह होता है वो साइंटिस्ट के हाथ में ही होता है। तो वो यहाँ पे जाता है और इस तरह से उसको इंस्टॉल, इसके पार्ट सारे खुल जाते हैं और ये एक बहुत तेज स्पीड में ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाता है, बहुत स्पीड में। तो ये अर्थ के स्पीड में था तो अर्थ के जितने भी पिक्चर्स हो गए, जैसे ओशियन के पिक्चर्स हो गए या लैंड के पिक्चर्स हो गए या किसी भी चीज़ की पिक्चर लेनी हो गई या रिवर की, मतलब जो भी आपको ऊंचाई से आपने गूगल गूगल लोकेशन के बारे में, यानी हम अगर हमें कहीं जाना तो हमें कैसे पता चलता है। तो ये सैटेलाइट्स जो है ये हेल्प करती है, इनको पहले कैप्चर करती है, कैप्चर करके वो ऑलरेडी इंस्टॉल है और जैसे ही आप लोकेशन डालते हैं तो वो आपको बता देती है रास्ता, यानी ऑलरेडी वो सारे इंस्टॉल कर रखे। तो ये जो नेचुरल सॉरी जो ये मैनमेड सैटेलाइट है वो इस तरह से वर्क करती है। इसी तरह से जो मून है, मून के पास भी सैटेलाइट छोड़ी गई है। मून के पास भी ऐसी कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि वो मून के चारों तरफ चक्कर काटती है, चारों तरफ। ओके, चारों तरफ नहीं, मून के चक्कर काटती है, जिसकी वजह से मून के आपने देखिए कई बार अखबार में पिक्चर्स आती हैं, जैसे कि है ना यहाँ पे कुछ फोटो आई है, यहाँ पे ना यहाँ पे पानी पाया नहीं गया, पानी पाने की आशंका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। तो ऐसी जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है वो हमें सैटेलाइट से वो इंफॉर्म करती है, उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वो साइंटिस्ट के पास ऑटोमेटिकली हर रोज अपडेट होता रहता है। तो इस तरह से हमें नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून हो गया अर्थ का, और जो मैनमेड सैटेलाइट है वो इस तरह से वर्क करती है, फोरकास्टिंग का भी करती है, न्यूज़ चैनल्स का भी, और जितने भी जो सिग्नल्स वाले होते हैं वो सारे ही इस तरह से अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और ये अर्थ के ऊपर सेंड करके और वापस ये रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये सैटेलाइट है, ये आया लैंड पे और वापस ये रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से हमें सैटेलाइट हेल्प करता है। तो समझ में आ गई, ये तो हो गया मैनमेड सैटेलाइट और ये हो गया नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जो मून है उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स मेड बाय द साइंटिस्ट। ओके, तो बच्चों आज का ये हमारा हो गया है सैटेलाइट, लेकिन बट हम फेसेस ऑफ मून के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आपको जितने भी सैटेलाइट, तो आप क्या करेंगे सभी बच्चे, आप लोग आज सैटेलाइट्स के डायग्राम बनाएंगे। सैटेलाइट्स आप देखना गूगल पे, आपको सैटेलाइट के डायग्राम मिल जाएंगे, साथ में सैटेलाइट जितने भी सैटेलाइट से जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और मून के, ओनली अर्थ और मून, उन सारे सैटेलाइट्स के नाम आपको लिखने हैं। आज का होमवर्क आपका यही है। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।